हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे, है ना। जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा अवस्था फलन, जिसको हम बोलते हैं स्टेट फंक्शंस, ठीक है। और सेकेंड टॉपिक हमारा रहेगा आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। इन दो टॉपिकों को आज हम कंप्लीट करेंगे, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि जो अवस्था फलन होता है ये क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जो अवस्था फलन है किसी पदार्थ या निकाय का गुण होता है ना। जो अवस्था फलन होता है किसी पदार्थ का या फिर किसी निकाय का गुण होता है, ठीक है। तो ये किसी पदार्थ या निकाय का क्या होता है, एक गुण होता है। और इस अवस्था फलन का जो मान होता है वो निकाय की अवस्था पर निर्भर करता है। निकाय की अवस्था पर निर्भर करता है। उस निकाय के पथ पर निर्भर नहीं करेगा कि ये निकाय द्रव से गैस हुआ तो द्रव से गैस होने के बीच में क्या हुआ, गैस से ठोस में परिवर्तित हुआ तो गैस से ठोस में परिवर्तित हुआ तो बीच में क्या हुआ, उस पर निर्भर नहीं करेगा। तो ये तो सिर्फ निकाय की अवस्था पर निर्भर करता है, उसके पथ पर निर्भर नहीं करता। तो ध्यान रखना, अवस्था फलन एक गुण है दोस्तों। क्या है? एक गुण, और जिसका मान निकाय की अवस्था पर निर्भर करता है, उसके पथ पर नहीं। जैसे मान लो दोस्तों, ये कोई एक पदार्थ, एक निकाय है, और इस निकाय में हमने क्या रख दिया, बर्फ रख दिया। क्या रख दिया? यहां पर बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ है, बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ है। तो यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं कि यहां पर जो जल है वो ठोस अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? अब ठोस अवस्था में है। अब यहां पर यदि जल ठोस अवस्था में है, ठीक है, तो इस अवस्था में इस निकाय का ताप अलग होगा, दाब अलग होगा, इसका जो आयतन है वो अलग होगा, और इसका जो ऊर्जा है वो अलग होगी, है ना। लेकिन यही जो ठोस रखा है, इस ठोस को मैं यहां पर जल में परिवर्तित करता हूं। किस में परिवर्तित करता हूं? जल में। तो अब यहां पर जो जल था, H2O था, वो H2O द्रव अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? द्रव अवस्था में। तो देखो, पहले ये ठोस अवस्था में था तो इसका ताप, दाब, आयतन, ऊर्जा अलग थी। लेकिन अब ये द्रव अवस्था में आ गया तो अब इसका ताप, दाब, आयतन और ऊर्जा ये अलग होंगी। इन सबका मान अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि जब ठोस से द्रव में आएगा तो इन सब चीजों का मान बदल जाएगा, है ना। और अब मैं इसी जल को इस एक पात्र में रखता हूं, और यहां पर जो जल है वो गैस अवस्था में है। यहां पर जो जल है वो कौन सी अवस्था में है? गैस अवस्था में है। तो गैस अवस्था में भी इस जल का ताप, दाब, आयतन और ऊर्जा वो अलग अलग होगी। तो मैं यहां पर देख रहा हूं दोस्तों कि जो ताप, दाब, आयतन और ऊर्जा, इनका मान प्रत्येक स्थिति में अलग अलग है। यहां पर अलग, यहां पर अलग और यहां पर अलग। मतलब जो ताप, दाब, आयतन और ऊर्जा है ये केवल अवस्था पर निर्भर कर रहा है। अवस्था पर निर्भर कर रहा है, तभी तो इसका मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। यदि ये अवस्था पर निर्भर नहीं करता तो इनका मान जो ठोस में था वही द्रव में होता और वही गैस में होता। लेकिन नहीं है, ये अवस्था पर निर्भर करता है, इसलिए इनका मान तीनों जगह पर अलग अलग है ना। तो जो ताप, दाब, आयतन, जो ऊर्जा है वो अवस्था पर निर्भर कर रही है। मतलब ताप, दाब, आयतन और जो ऊर्जा है वो एक अवस्था फलन है। क्यों? क्योंकि हमने अवस्था फलन में पढ़ रखा है, अवस्था फलन एक ऐसा गुण है जिसका मान निकाय की अवस्था पर निर्भर करता है। जिसका मान निकाय की अवस्था पर निर्भर करता है, उसके पथ पर नहीं। ये ठोस से द्रव में परिवर्तित हुआ, तो ठोस से द्रव में परिवर्तित हुआ तो इसमें बीच में क्या हुआ,
उस पर निर्भर नहीं करेगा। इसका मान तो सिर्फ इस पे निर्भर कर रहा है कि अवस्था पर। ये ठोस अवस्था है तो इसका ताप दाब आयतन अलग है, और ये द्रव अवस्था में है तो इसका ताप दाब आयतन अलग है ना। तो ताप दाब आयतन तो केवल अवस्था पर निर्भर कर रहे हैं, उसके पथ पर निर्भर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ताप दाब आयतन हुए, ये क्या हो गए आपके अवस्था फलन। तो ध्यान रखना दोस्तों, अब इसकी थ्योरी जो है ना पूरी की पूरी स्क्रीन पर आएगी, आप इसको देखकर अपनी कॉपी में लिख सकते हो, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, अवस्था फलन एक ऐसा गुणधर्म है जिसका मान निकाय की अवस्था पर निर्भर करता है, उसके पथ पर निर्भर नहीं करता, अवस्था फलन कहलाता है। अब अवस्था फलन के उदाहरण क्या हो जाएंगे, ताप, दाब, आयतन, ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, एंट्रोपी, है ना, ये अवस्था फलन के एग्जाम्पल हो जाएंगे, है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, अच्छा लगा होगा, है ना। अब हम देखते हैं दोस्तों आंतरिक ऊर्जा, समझते हैं कि ये आंतरिक ऊर्जा क्या है ना। तो दोस्तों ये आंतरिक ऊर्जा है, किसी अणु के अंदर उपस्थित ऊर्जा है। जैसे मान के चलो मैं एक अणु है ना, तो मेरे अंदर जितनी ऊर्जा भी होगी, मैं एक अणु हूं मान लिया, तो मेरे अंदर जितनी भी ऊर्जा होगी उस ऊर्जा की मात्रा को हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो समझ लेना कि जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो किसी पदार्थ या निकाय, किसी पदार्थ या निकाय में उपस्थित ऊर्जा की कुल मात्रा होती है। ठीक है, किसी पदार्थ या निकाय में उपस्थित ऊर्जा की कुल मात्रा को ही हम बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा। अब ये तो हमने समझ लिया कि किसी पदार्थ या निकाय में उपस्थित ऊर्जा की जो कुल मात्रा होगी उसे हम बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा। ये तो हमने समझ लिया, है ना। और थोड़ा सा और समझ लो, और जो आंतरिक ऊर्जा होती है दोस्तों, इस आंतरिक ऊर्जा को हम ई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, ई से, या फिर हम ऐसा कहें कि इस आंतरिक ऊर्जा को हम यू से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ई या जो यू होता है वो आंतरिक ऊर्जा को प्रदर्शित करने वाला चिन्ह है। ठीक है, तो ये तो समझ गए। अब समझना हमें ये जरूरी है कि किसी निकाय में या किसी पदार्थ में कितनी ऊर्जाएं होती हैं, कितनी ऊर्जाएं होती हैं, ये समझना जरूरी है। जैसे मान के चलो मैं एग्जांपल मुझ पे ले रहा हूं, है ना। मान के चलो दोस्तों मैं एक निकाय हूं, मैं एक निकाय हूं, है ना। तो देखो मुझ में कितनी ऊर्जाएं हैं मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लो कि देखो मैं यदि अपनी स्थिति चेंज कर लूं, देखो मैं यहां आ गया, यहां आ गया और यहां आ गया, मैं अपनी स्थिति चेंज कर रहा हूं, बिल्कुल चेंज कर रहा हूं। तो एक तो मुझ में स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न है, एक मुझ में कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। अब यदि दोस्तों मैं गति करने लगूं, मैं दौड़ने लगूं, तो मुझ में कौन सी ऊर्जा आएगी, तो मुझ में जो ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा होगी। कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, अब मैं यदि दोस्तों ऐसा ऐसा घूमने लगूं, तो मुझ में जो ऊर्जा होगी वो कौन सी ऊर्जा होगी, घूर्णन ऊर्जा होगी। अब यदि मैं कंपन करने लगूं, ऐसे ऐसे कंपन करने लगूं, तो मुझ में कौन सी ऊर्जा होगी, कंपन ऊर्जा होगी। कौन सी ऊर्जा होगी, कंपन ऊर्जा होगी। समझ रहे हो ना। तो दोस्तों किसी भी अणु में स्थितिज ऊर्जा हो सकती है, गतिज ऊर्जा हो सकती है, कंपन ऊर्जा हो सकती है, घूर्णन ऊर्जा हो सकती है, स्थितिज ऊर्जा हो सकती है, स्थितिज ऊर्जा हो सकती है ना। अब ये तो मेरी बात की, लेकिन मैं अणु थोड़ी हूं, मैं अणु नहीं हूं, मैंने तो आपको सिर्फ एग्जांपल दिया। तो दोस्तों मान के चलो ये अणु है, मान के चलो क्या है, ये अणु है। तो ये अणु है, इधर बनाता हूं मैं इसका, मान के चलो ये दोस्तों अणु है। ठीक है, अब ये अणु है तो इस अणु में परमाणु होंगे, और परमाणु होंगे तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होंगे। परमाणु है तो परमाणु में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जो परमाणु होता है या जो पदार्थ होता है, उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा होती है। ठीक है, अब और कौन सी ऊर्जा होती है, तो दोस्तों ये जो अणु है, ये अणु किसी से टकराएगा,
किसी से टकराएगा भी, देखो अणु है तो अणु किसी से टकराएगा, तो जब ये टकराएगा किसी से तो इस अणु में उत्पन्न होगी कौन सी ऊर्जा? नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो किसी अणु के पास नाभिकीय ऊर्जा भी होती है, ठीक है। और सुनो, ये अणु अपनी स्थिति चेंज भी तो करेगा, आज यहाँ है तो कल भी यहाँ होगा कि नहीं? ये तो हमेशा घूम रहा है, हमेशा घूम रहा है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? हमेशा इसकी स्थिति परिवर्तित होगी, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा भी होगी, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा भी होगी, ठीक है। अब ये हमेशा घूम रहा है, हमेशा ये घूम रहा है, तो इसमें घूर्णन ऊर्जा भी होगी, है ना। तो हम कह सकते हैं किसी अणु में घूर्णन ऊर्जा भी होती है, घूर्णन ऊर्जा भी होती है। नंबर 5, अब ये जो अणु है, ये जो अणु है, ये अणु कंपन भी तो करेगा, है ना। अब ये घूम रहा है तो इसमें कंपन भी उत्पन्न हो रहा होगा, है ना। तो इस अणु में कंपन ऊर्जा भी होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? कंपन ऊर्जा भी होती है। चलो, ये घूर्णन ऊर्जा हो गया, कंपन ऊर्जा हो गया, स्थितिज ऊर्जा हो गया, है ना। अब ये हमेशा, जैसे मान के चलो ये अणु है, आज इस कक्षा में घूम रहा, कल दूसरी कक्षा में चला जाएगा, परसों तीसरी कक्षा में चले जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से इसका स्थानांतरण ऊर्जा उत्पन्न होगी, अपना स्थान चेंज करेगा। जैसे एक जगह से कोई दूसरी जगह जाता है तो स्थानांतरण सर्टिफिकेट मांगता है ना भाई, मांगता है ना। तो ऐसा ही जब ये स्थिति चेंज करेगा तो इस अणु के पास स्थानांतरण ऊर्जा भी होगी, है ना। तो स्थानांतरण स्थानांतरण ऊर्जा। यदि मिस्टेक हो हिंदी लिखने में तो थोड़ा सा आप सुधार सकते हो। स्थानांतरण ऊर्जा, तो किसी भी अणु के पास दोस्तों, या किसी पदार्थ या किसी निकाय के पास ये ऊर्जाएं होती हैं। ये 6 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं किसी निकाय या अणु के पास। अब इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। तो एनर्जी का E और इलेक्ट्रॉनिक का E, तो इसको हम व्यक्त करेंगे ई से। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियस एनर्जी, न्यूक्लियस एनर्जी। तो एनर्जी का E और न्यूक्लियस का N, तो इसको हम EN से व्यक्त करेंगे। इसको हम स्थितिज ऊर्जा, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोजीशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ पोजीशन। तो एनर्जी का E और पोजीशन का P, तो इसको हम EP से व्यक्त करेंगे। अब ये घूर्णन ऊर्जा, इस घूर्णन ऊर्जा को हम इंग्लिश में बोलते हैं रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी। तो एनर्जी का E और रोटेशनल का R, तो इसको हम ER से व्यक्त करेंगे, ठीक है। ठीक, अब कंपन ऊर्जा, तो कंपन मतलब वाइब्रेशन, कंपन मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन। तो एनर्जी का E और वाइब्रेशन का V, तो इसको हम EV से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब स्थानांतरण, तो एनर्जी का E और स्थानांतरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन का क्या हो गया? T। तो स्थानांतरण ऊर्जा को हम बोलते हैं ET से व्यक्त करते हैं, समझ रहे हो ना। तो किसी भी अणु में ये ऊर्जाएं होती हैं, 6 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, ठीक है। और हमने आंतरिक ऊर्जा की शुरू में परिभाषा क्या बोली है? किसी पदार्थ या निकाय में उपस्थित कुल ऊर्जाओं का योग आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। इसे E या U से व्यक्त करते हैं। इतना लिख लिया। इतना लिखने के बाद आप ये लिखोगे किसी निकाय या अणु के पास निम्न प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, इतना लिखोगे। इसके बाद इन सभी ऊर्जाओं को क्रम से लिख लोगे, है ना। 1 2 3 4 5 6 सभी को क्रम से लिख लोगे, ठीक है। अब किसी अणु या निकाय के पास ये ऊर्जाएं होती हैं, ठीक है। और हमने पढ़ रखा है कि सभी ऊर्जाओं का योग आंतरिक ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। तो इन सब को लिखने के बाद अंत में क्या लिख दोगे? अंत में लिख दोगे अतः आंतरिक ऊर्जा E। आंतरिक ऊर्जा को E या फिर U से व्यक्त करते हैं, तो हमने मान लिया E है, ठीक है।
तो अंत में क्या हो जाएगा, जो आंतरिक ऊर्जा E है इन सबका क्या हो जाएगी, योग हो जाएगी, क्योंकि सबका योग ही तो होती है आंतरिक ऊर्जा। तो अंत में हम क्या कर देंगे, E बराबर E प्लस EN प्लस EP प्लस ER प्लस EV, इधर दिख रहा है, प्लस ET है ना। तो ये सभी ऊर्जाओं का जो योग आ गया है वो क्या है, E। तो और E क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो आंतरिक ऊर्जा होती है सभी ऊर्जाओं का योग होती है ना। और किसी भी अणु के पास ये टोटल 6 ऊर्जाएं हो सकती हैं। हमारे पास भी 6 ऊर्जाएं नहीं है, लेकिन 5-6 प्रकार की ऊर्जाएं तो मैंने गिनकर आपको बताई हैं, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों आपका आंतरिक ऊर्जा वाला टॉपिक। आई होप दोस्तों कि ये समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, है ना। तो दोस्तों मैंने पूरी वीडियो में आपसे नहीं बोला कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन दोस्तों अब वीडियो को आप लाइक कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।